नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल बियॉन्ड ट्यूटर्स में मैं मनीष माल तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक है, जो आप लोग देख के आए हैं, लोकसभा लोकसभा का जो टॉपिक आज हम लोगों ने लिया है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि जब जब मैंने क्लासेस में बच्चों को पढ़ाया है और मैंने देखा है कि 8th क्लास में भी टॉपिक आ जाता है, लोकसभा 9th में भी आ जाता है, 10th में भी आ जाता है और आगे तक चलता है, तो यहाँ तक कि कंपटीशन के एग्जाम तक के बच्चों के टॉपिक जरूरी है। बहुत हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे गवर्निंग कंट्री में, तो ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, बार बार लोकसभा में कंफ्यूज होते हैं, सर लोकसभा क्या है, कैसे इसमें मेंबर सिलेक्ट होकर जाते हैं, इनका लॉ मेकिंग में इनका क्या रोल है, वो जितना भी प्रोसीजर है बेटा, आज अपन लोग सारे डाउट क्लियर कर लेंगे। तो ये वीडियो हर उस बच्चे को देखना चाहिए जो लोकसभा से जुड़ी हर जानकारी चाहता है, जो चाहे स्कूलिंग एजुकेशन ले रहा हो, चाहे कॉलेज की एजुकेशन ले रहा हो, और जिन बच्चों के जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं मेरे भाई बहन, जिनके मन में लोकसभा को लेकर डाउट हो, वो भी ये वीडियो जरूर देखें। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, एंड तक आपके मन में सारे लोकसभा से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ये मेरा वादा है। आप एक काम करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करिएगा और एंडिंग तक ये वीडियो देखेगा। तो आज हम लोकसभा के बारे में जानते हैं बच्चों। लोकसभा को समझने से पहले एक थोड़ा सा आप छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। वो ऐसे शायद आप जो लोग लोकसभा को देखना है यहाँ पे, वो 100% मानता हूँ उनको पता होगा, पर फिर भी नहीं पता हो तो देखिएगा। हमारे देश में पार्लियामेंट है, ओके। पार्लियामेंट जिसे हम लोग हिंदी में संसद भी बोलते हैं। पार्लियामेंट हमारा क्या है, लॉ मेकिंग बॉडी है, जो कि कानून बनाता है। और वो कैसे बनाता है वो अपन एक अलग वीडियो बना के भी डिस्कस करेंगे। इस पार्लियामेंट के 3 पार्ट है बच्चों। कौन कौन से हैं? 3 पार्ट है। सबसे पहला है लोकसभा, ओके। दूसरा है राज्यसभा, और तीसरा है वो है आपका प्रेसिडेंट साहब, ठीक है। हमारे देश के फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री, प्रेसिडेंट। ये तो आज के जो वीडियो लेक्चर में अपन लोग चर्चा करेंगे वो लोकसभा के बारे में करेंगे कि लोकसभा क्या है, कैसे उसका नाम आया, कॉन्स्टिट्यूशन में उसका क्या नाम है, उसको लेकर क्या प्रोसीजर है वो। उसके बाद मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा राज्यसभा के लिए। और प्रेसिडेंट के लिए बच्चों मैंने एक अच्छी प्लानिंग करी है, इसमें सोच रहा हूँ बिल्कुल एक जो लिस्ट है प्रेसिडेंट्स की, वो लिस्ट मैं आपको बताऊंगा। उसका एक वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें पावर पोजीशन बताऊंगा प्रेसिडेंट की, और फिर जो एक एक प्रेसिडेंट हमारे देश के हैं आज मौजूदा प्रेसिडेंट तक, उनके बारे में, सबके बारे में छोटी छोटी बायोग्राफी आपको बताऊंगा, जिनसे हम लोग मोटिवेट भी हो सके और हमारे जो कॉम्पिटिटिव वाले बच्चे हैं उनको थोड़ी हेल्प भी मिल सके। तो इसलिए हम लोग प्रेसिडेंट के बारे में भी पढ़ेंगे। पर जो आज का वीडियो लेक्चर है वो लोकसभा, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा बच्चों। तो लोकसभा को जानने के लिए आप एंडिंग तक बने रहिए बच्चों हमारे साथ। लोकसभा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, इसका जो नाम है वो एक्चुअल नेम जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है वो है हाउस ऑफ पीपल। क्या नेम मेंशन है? हाउस ऑफ पीपल। क्या नाम मेंशन है? हाउस ऑफ पीपल। बट अब सवाल आता है कि लोकसभा कब रखा गया। लोकसभा जो नाम रखा गया बच्चों वो रखा गया 1954 में। 1954 में क्या नाम रखा गया? लोकसभा रखा गया। पीपल मतलब लोग, और हाउस उनकी एक पूरी सभा जो लोगों को रिप्रेजेंट करती हो, वो क्या है? लोकसभा। तो ये 1954 में लोकसभा का नाम रखा गया है। और एक्चुअल में जो कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन करा है वो हाउस ऑफ पीपल करा है। इसके अलावा भी जो दूसरे नाम से हम लोग जानते हैं लोकसभा को, वो हम इसको फर्स्ट चैम्बर भी कहते हैं। क्या कहेंगे? फर्स्ट चैम्बर। हम इसको पॉपुलर हाउस भी कहेंगे, पॉपुलर हाउस भी कहेंगे। इसके अलावा हम इसको लोअर हाउस भी कहेंगे, ठीक है। फर्स्ट चैम्बर भी कहेंगे, पॉपुलर हाउस भी कहेंगे और लोअर हाउस भी कहेंगे। ये तीनों नाम भी हम लोगों ने क्या है लोकसभा के लिए हम लोग जानते हैं। लोकसभा इन नामों से भी जानी जाती है, ठीक है। अब जो ये हाउस ऑफ पीपल है, इसमें जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं बच्चों, वो पूरी इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, एज अ होल इंडिया रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें हम लोग देखते हैं कितनी स्ट्रेंथ है, कितने मेंबर्स, ठीक है। तो अब जो हम लोग स्ट्रेंथ की बात करें तो स्ट्रेंथ को जो हम लोग 2 तरीके से मैं आपको बताऊंगा। एक तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या है, और एक अभी प्रेजेंट स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या है मैक्सिमम स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ेंगे, और फिर हम लोग क्या है प्रेजेंट स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ेंगे। प्रेजेंट स्ट्रेंथ कि अभी प्रेजेंट स्ट्रेंथ क्या है। तो जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है लोकसभा की, वो है बच्चों 552। कितनी है? 552 है। इस 552 में भी 3 पार्ट्स हैं। 3 पार्ट्स में से 530, 20 और 2। 530 जो है वो है किसके? स्टेट्स के। 530 किसके? स्टेट्स की। स्टेट में से 530 मेंबर्स क्या होंगे? सिलेक्ट होकर जाएंगे। कितने स्टेट्स अभी हमारे इंडिया में टोटल है? अब 8% हमारे कितने हैं? 28 स्टेट्स हैं। जिन भी बच्चों को 29 का था वो सही कर लीजिएगा।
पहले जम्मू कश्मीर को मिलाकर 29 था, बट अभी भारत सरकार ने, भारत के पार्लियामेंट ने जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया है, तो वो अब स्टेट नहीं रहा, तो वो एक स्टेट हमारा क्या है, कम हो गया और अब कितने 28 है। पर अभी जो प्रोसीजर जो अभी मैं बताऊंगा जो प्रेजेंट में है वो 29 के हिसाब से ही है, ओके। पर अब एग्जैक्ट हमारी कितने स्टेट हो गए, 28। यूनियन टेरिटरीज हमारी कितनी है, 20 सीट है, वो यूनियन टेरिटरीज में जाएगी। इसमें अभी 8% जो यूनियन टेरिटरीज है बच्चों वो 8 है। अब आप बोलोगे सर कैसे, पहले 7 थी, ओके, फिर जम्मू कश्मीर को स्प्लिट करके 2 यूनियन टेरिटरी बनाएगी, एक लद्दाख एक जम्मू कश्मीर, तो कितनी होगी, 7 + 2 9 हुई, ठीक है। फिर उसके बाद सरकार ने बीच में क्या करा, दमन एंड दीव, दादर एंड नागर हवेली, इन दोनों को मिला के एक कर दिया, तो 2 में से 1 माइनस हो गई, तो अब कितनी रहेगी, 8 रह गई आपकी, ठीक है, समझ में आया। पहले 7 थी, फिर जम्मू कश्मीर लद्दाख बन गई 9, फिर 9 में से दादर नागर हवेली और दमन एंड दीव को कम कर दिया, 1 मिला दिया, तो वो 1 हो गए, तो 8 यूटी रह गई, ठीक है। पर अब भी जो रिप्रेजेंटेशन है वो 7 यूटीज के हिसाब से और 29 स्टेट्स के अकॉर्डिंग है, अब भी 8%, ओके। और जो 2 सीट्स है, ये 2 सीट किसको दी गई है, एंग्लो इंडियन को दी गई है। किसको, एंग्लो इंडियन को। पहली चीज तो एंग्लो इंडियंस इलेक्शन नहीं लड़ते हैं बेटा, इनको नॉमिनेट करता है, कौन करता है, प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। तो ये बिना इलेक्शन के ही क्या है, लोकसभा में पहुंच जाएंगे, प्रेसिडेंट साहब इनको क्या है, नॉमिनेट करेंगे, जो कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से होंगे। अब क्वेश्चन आता है, हु इज एंग्लो इंडियन, एंग्लो इंडियन कौन है। देखो बच्चा, एक्चुअली एंग्लो इंडियन वो पर्सन है जिसके फादर या जिसके 4 फादर्स में से, जो उनके पूर्वज थे, जिनके एंसेस्टर्स थे, उनके मेल बॉडी में, फीमेल नहीं, मेल बॉडी मतलब दादा पापा हो, दादा के पापा हो, जो उनके फादर बॉडी में रहे हो, उनमें से कोई यूरोपियन रहा हो, क्या रहा हो, यूरोपियन रहा हो, ठीक है। यूरोपियन मतलब यूरोप कंट्रीज का रहा हो, जैसे कि ब्रिटेन का रहा हो, ये है, तो यूरोपियन है। और उनका जो बच्चा है, उनका जो चाइल्ड है, जो आप आज भारत में रह रहा है, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, आपका एंग्लो इंडियन कहलाएगा। मतलब आज जो पर्सन है, उसके फादर या उसके 4 फादर्स में मेल बॉडी में से कोई क्या होने चाहिए, यूरोपियन होने चाहिए, वो आज इंडिया में रह रहा है 8%, और तो वो क्या एंग्लो इंडियन कहलाएगा। तो इसलिए अब इन लोगों की क्या बहुत कम पॉपुलेशन, अप्रोक्स 300 या 400 के राउंड ही एंग्लो इंडियंस हमारे देश में हैं, तो इसलिए रिप्रेजेंटेशन इनको दिया गया, पर अब इनका पॉपुलेशन बहुत कम हो चुकी है। इस चीज को लेकर एक और बात आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर रखनी है, एंग्लो इंडियन को। एंग्लो इंडियन का जो कॉन्सेप्ट है, ये 10 साल के लिए क्या था, संविधान में शुरुआत में 10 साल के लिए दिया गया था कि भाई एंग्लो इंडियंस को क्या है, 10 साल के लिए रिप्रेजेंटेशन लोकसभा में दिया जाए। पर टाइम टू टाइम क्या देखा कि भाई अभी भी रिप्रेजेंटेशन पूरा नहीं हो रहा है, अभी भी पॉपुलेशन ज्यादा है, रिप्रेजेंटेशन कम है, तो टाइम टू टाइम क्या हो, 10-10 साल के लिए इनका रिप्रेजेंटेशन बढ़ा दिया गया। बट अब क्या हो रहा था, 2020 में तक इनको रिप्रेजेंटेशन मिला हुआ था, 20 में रिप्रेजेंटेशन खत्म होने वाला था, सरकार को इस रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाना था। पर सरकार ने भी, जो मौजूदा सरकार है, भारत सरकार है, मोदी जी की सरकार, उस सरकार ने क्या करा, एंग्लो इंडियन पे कोई भी अमेंडमेंट नहीं करा, संविधान में कोई चेंजेस नहीं करा। मतलब अभी ये जो है खत्म हो चुका है। पर ये हम लोग देखेंगे 2024 के इलेक्शन में, जब 2024 में लोकसभा के इलेक्शन होंगे, तब हम लोग ये चीज देखेंगे कि एंग्लो इंडियंस के लिए सरकार क्या व्यवस्था करती है, इनके लिए सीट्स को रिजर्व करेगी या कोई दूसरा प्रोसीजर बनाएगी, या इन सीट्स को एंग्लो इंडियंस के लिए कोई अलग प्रोसीजर करके कुछ करेगी, या ये नॉमिनेशन हटा देगी। पर अभी 8% हटा दिया गया, अब इसके लिए कोई अमेंडमेंट नहीं रखा सरकार तो। बट अभी जो 2019 में इलेक्शन हुए, ठीक है, 2019 में जो इलेक्शन हुए उसमें 2 एंग्लो इंडियंस है, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। आपको समझ में आया कितने स्टेट्स हैं, कितनी यूटीज है, एंग्लो इंडियन कौन होते हैं, ठीक है। एंग्लो इंडियन अब हट चुके हैं, पर अभी 8 लोकसभा में प्रेजेंट है, ओके बच्चों। ओके, ये मैक्सिमम स्ट्रेंथ की बात की। अब हम लोग बात करते हैं प्रेजेंट स्ट्रेंथ की। ये प्रेजेंट स्ट्रेंथ कितनी है इन लोगों की, कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम हो जो कमेंट करके जरूर बताइएगा। प्रेजेंट स्ट्रेंथ जो अभी आज मौजूदा है वो है 545। कितने मेंबर्स है, 545। इसमें से क्या है, 530 है जो आपके स्टेट्स के, कितने 530 स्टेट्स के। अब देखो प्रेजेंट स्ट्रेंथ जो है लोकसभा की, अब आप लोगों को किसी को पता होगा लोकसभा के इलेक्शंस कब हुए हैं, 2019 में हुए हैं, ठीक है, जिसमें बीजेपी पार्टी ने सरकार इलेक्शन जीत के 300+ सीट जीत के अपनी सरकार लोकसभा में बनाई, मतलब भारत में सरकार बनाई। 2019 में चुनाव हुए, 2019 में कितनी सीटें, 545, 545 सीट्स है। इसमें से 530 की क्या स्टेट्स की है। और जब लोकसभा में इलेक्शन हुए उससे पहले, उस तक क्या जम्मू कश्मीर पूरा एक स्टेट था, तो उस टाइम कितने स्टेट से इलेक्शन हुए, 29 स्टेट, 29 स्टेट का था। 13 यहाँ पे यूटी है, ये याद रखिएगा, 20 नहीं है, 20 तो मैक्सिमम में, 13 है, तो ये कितनी 7 के हिसाब से था।
क्योंकि जम्मू कश्मीर की यूटी बनना, लद्दाख की यूटी बनना और दादर नगर हवेली, दमन एंड दीव इनकी मर्ज होना, ये सारे काम क्या 2019 के इलेक्शन के बाद हुए हैं। ओके, और 2 सीटें हैं आपकी एंग्लो इंडियंस के लिए, तो इसमें भी अभी है, ठीक है, इसमें भी 2 एंग्लो इंडियंस मौजूदा दौर पे है। अब जो 2024 में चुनाव होंगे उसमें देखा जाएगा इनको रखते हैं या नहीं रखते, पर अभी तक सरकार ने व्यवस्था को खत्म कर दिया, एंग्लो इंडियंस वाली व्यवस्था को लेकर, ठीक है। तो ये आपको प्रेजेंट का और ये आपको मैक्सिमम का, दोनों चीज आपको समझ में आए बच्चों। अब जो हम लोग पढ़ते हैं टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज के बारे में पढ़ते हैं, पहले हम इसकी थोड़ी डेफिनेशन देख लेते हैं और फिर मैं आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। जो डेफिनेशन इसकी है वो है एरिया ऑफ स्टेट्स एंड इट इज divided into parts on the basis of population to conduct direct election to लोकसभा, ठीक है बच्चों। ये टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज क्या है भाई, जो स्टेट है आपके, एक एक स्टेट है और एक एक यूटी है, उन स्टेट और यूटी को क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, छोटे छोटे पार्ट्स में क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। किस बेसिस पे, पॉपुलेशन पे। जिस स्टेट की जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी उसमें जितनी ही ज्यादा कॉन्स्टिट्यूंसीज बनती है, किस लिए कि लोकसभा में हम लोग क्या है, डायरेक्ट इलेक्शंस करा पाए। आप एग्जाम्पल से समझेगा, जिससे समझिए बेटा ये एक इंडिया है, ठीक है, मैं ड्राइंग अच्छी नहीं है इसलिए आप इसको इंडिया मान के चलिए, और मानिए जैसे एक ये स्टेट है, एक ये स्टेट है, एक ये स्टेट है, एक ऐसे ऐसे करके हमारे टोटल स्टेट्स है। अब उनमें क्या होता है, एक पॉपुलेशन को बेस बना लिया जाता है, ठीक है, पॉपुलेशन जैसे मान लीजिए 20 लाख पॉपुलेशन बेस बना ली, क्या 20-20 लाख पे हम लोग क्या बांटेंगे। अब इस एरिया में 20 लाख रहते हैं तो एक कॉन्स्टिट्यूंसी ये हो गई, इस 20 लाख में एक, इस एरिया में 20 लाख रहते हैं ये एक कॉन्स्टिट्यूंसी हो गई, फिर ऐसे करके एक एक स्टेट में क्या है कॉन्स्टिट्यूंसी बढ़ती जाएगी, फिर वो आ जाएगा। ये पॉपुलेशन के बेस पे हुआ। अब एक कॉन्स्टिट्यूंसी का मतलब क्या है बच्चों, एक सीट है लोकसभा में, ठीक है, एक कॉन्स्टिट्यूंसी मतलब एक सीट है। इस कॉन्स्टिट्यूंसी पे जैसा ये मान लीजिए आपका राजस्थान है, ठीक है, और इस राजस्थान पे ये कॉन्स्टिट्यूंसी बना दी, ठीक है, जयपुर की मान लीजिए, ठीक है, जयपुर की कॉन्स्टिट्यूंसी इसको बना दिया। अब ये कॉन्स्टिट्यूंसी का मतलब ये है कि वहां पे एक सीट है, जयपुर की इस पब्लिक को, 20 लाख की पब्लिक को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, ये 1% जो यहाँ से जीत के जाएगा कहाँ, लोकसभा में। मतलब अब क्या है, तो अब पूरे इंडिया को कितने पार्ट्स में बांटा होगा, मैंने आपको बोला था 545 सीट्स है, और 545 में नहीं बांटा बच्चों, इसमें से 2 तो एंग्लो इंडियन थे जो तो खुद डायरेक्ट प्रेसिडेंट साहब नॉमिनेट कर रहे थे, तो कितने में बांटा होगा, 543 सीट्स में ऑल ओवर इंडिया को डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में बांटा हुआ, ठीक है। ऐसे ये क्या है, टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज है। अब इसको लेकर संविधान ने 2 प्रोविजन किए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ने 2 प्रोविजन किए, वो 2 प्रोविजन देख लेते हैं वो क्या है। टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज को लेकर 2 प्रोविजन किए हैं। टू कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के 2 प्रोविजन है वो देख लेते हैं। पहला जो प्रोविजन क्या है वो है नंबर ऑफ सीट्स एंड पॉपुलेशन रेशियो सेम फॉर एवरी स्टेट एंड यूटी, ठीक है। नंबर ऑफ सीट्स एंड पॉपुलेशन रेशियो, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, रेशियो है, नंबर ऑफ सीट एंड पॉपुलेशन रेशियो सेम फॉर एवरी स्टेट। अब इसका क्या मतलब है, जैसे आप मान लीजिए कि 20 लाख राजस्थान एक कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए 20 लाख लोगों को वो करा है, क्या 20 लाख लोगों पर हम एक कॉन्स्टिट्यूंसी बनाएंगे, तो ये रेशियो दूसरे स्टेट में भी लगना चाहिए। महाराष्ट्र में भी जब आप कॉन्स्टिट्यूंसी बनाओगे तो आपका बेस 20 लाख लोग ही होने चाहिए, यूपी में भी बनाओ तो भी 20 लेके, और तीसरे स्टेट में बनाओ तब भी 20 लेके, तो सेम होना चाहिए, जिससे कि पूरे देश में क्या हो, एक यूनिफॉर्मिटी हो, एक इक्वलिटी वाला पूरा है, तो सेम होना चाहिए। पर एक एक्सेप्शन है बच्चों, ठीक है, क्या है, एक एक्सेप्शन है, जहां पे जिस भी स्टेट की 6 मिलियन से लेस पॉपुलेशन है, 6 मिलियन से कम पॉपुलेशन, मतलब 60 लाख से 60 लाख से जिन स्टेट की पॉपुलेशन कम है वहां पर ये वाला रूल नहीं लगता, ठीक है, वहां पर थोड़ा रेशियो अलग होता है, नंबर ऑफ सीट्स कुछ अलग होते हैं, पर रिप्रेजेंटेशन सबको लोकसभा में दिया जाता है, हर स्टेट को, हर यूटी को। ओके, पहला प्रोविजन तो ये हो गया। दूसरा, नंबर ऑफ सीट्स एंड पॉपुलेशन रेशियो सेम फॉर एवरी कॉन्स्टिट्यूंसी विद इन स्टेट्स, ठीक है। अब दूसरा प्रोविजन क्या है, सीट्स और पॉपुलेशन रेशियो
वो क्या सेम होना चाहिए हर कॉन्स्टिट्यूंसी का विद इन द स्टेट। मतलब अब जैसे राजस्थान में, तो राजस्थान में अगर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 20 लाख लोग लिए तो दूसरी में 20 लाख ही होने चाहिए। ऐसा नहीं हो यहाँ पे तो 20 लाख ले लिए और यहाँ पे 25 लाख ले लिए, ऐसा नहीं कर सकते। तो ये दो प्रोविजन क्या है कॉन्स्टिट्यूशन ने करे, ये और ये दोनों प्रोविजन इसलिए करे गए कि जिससे क्या हो, एक यूनिफॉर्मिटी बनी रहे। क्या बनी रहे देश में? यूनिफॉर्मिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन बनी रहे, यूनिफॉर्मिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन बनी जाए। जैसे कि क्या है, अब जैसे फॉर एग्जांपल आप मानिए राजस्थान के लोग हैं, अब राजस्थान में आपने 20 लाख लिया, मतलब एक पर्सन 20 लाख लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है लोकसभा में। यूपी में हम लोग गए, वहां पे 10 लाख ले लिए, तो मतलब एक पर्सन 10 लाख को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब वो डिफरेंस हो जाएगा, वो डिफरेंस हम लोग नहीं लाना चाहिए। इसलिए यूनिफॉर्मिटी करने के लिए प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन ने किया। ओके बच्चों, ठीक है। अब है ना, अब आप लोगों को सबको पता है कि हर 10 साल बाद हमारे देश में सेंसस होती है। जानते हैं सेंसस, जनगणना जिसे हम लोग कहते हैं, सेंसस होती है। गिना जाता है कि भारत में कितने लोग हैं, क्या उनकी टोटल पॉपुलेशन है, वो गिना जाता है। ऐसे ही क्या है, और अभी मैंने आपको बताया जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनती है वो बनती पॉपुलेशन के बेसिस पे। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोविजन करा है कि रीएडजस्टमेंट आफ्टर एवरी सेंसस, हर 10 साल बाद जब सेंसस होगी तो आप लोकसभा की सीट्स को क्या रीएडजस्ट कर सकते हो, बढ़ा घटा सकते हो, ठीक है, रिड्यूस और इंक्रीज कर सकते हो, ये प्रोविजन आप कर सकते हो सेंसस। तो अब क्या हुआ, अब इसको लेकर दो प्रोविजन आपको ध्यान रखने। पहला प्रोविजन तो क्या है, सीट एलोकेशन टू द स्टेट्स एंड यूटीज इन लोकसभा, ठीक है भाई। पहली बात तो आपको क्या करना है, हर 10 साल की सेंसस बाद क्या रीएडजस्टमेंट करना है, एलोकेशन करनी है सीट स्टेट को लोकसभा में। भाई राजस्थान से 25 है, एमपी यूपी से 80 है, ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट स्टेट को सीट क्या एलोकेट करनी है हर 10 साल सेंसस के बाद, रीएडजस्टमेंट कर सकते हो। पहला प्रोविजन ये है। जो दूसरा प्रोविजन है, सीट डिवीजन इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी, ठीक है। और आपको दूसरा काम क्या करना है, सीट का डिवीजन करना है टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी, मतलब टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी आपको बनानी है हर स्टेट में। ये दो प्रोविजन क्या है उसमें करेंगे। अब ये जो दोनों काम है ना, कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या करा, पार्लियामेंट को सौंप दिए कि भाई ये दोनों काम कौन करेगा, पार्लियामेंट करेगी, ठीक है। हर सेंसस का एलोकेशन करना और सीट का डिवीजन करना टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी, ये काम कौन करेगी, पार्लियामेंट। और जब पार्लियामेंट को काम दिया गया तो करना पड़ेगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन तो सुप्रीम लॉ है हमारे देश में। तो पार्लियामेंट ने क्या करा, एक डिलिमिटेशन कमीशन बिठाया। पार्लियामेंट ने बनाया डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट। ये क्या करा, पार्लियामेंट ने बनाया। कब कब बनाया, 1952 में बनाया, क्योंकि 51 में सेंसस हुई होगी। 1962 में बनाया, फिर सेंसस हुई होगी। 1972 में बनाया तो 71 में सेंसस हुई होगी। 2002 में बनाया तो फिर 2001 में सेंसस हुई होगी। पर ये बीच वाला गैप कहाँ गया सर, 72 से 2002 तक का गैप कहाँ गया, ये अभी मैं आपको बताऊंगा, चिंता मत करिए। अब ये कमीशन जब बिठा दिया गया 52 में, 62 में, 72 में, और इनसे सीट को क्या है अप डाउन, उनमें जो इंक्रीज डिक्रीज है बच्चों, वो क्या है धीरे धीरे सरकार ने इंक्रीज डिक्रीज किया, उसमें करते गए। अब क्या करा, जब 1972 में कमीशन बिठा दिया और उन्होंने बता दिया, पहली बात तो डिलिमिटेशन कमीशन होता है क्या बच्चों, वो डिमार्केशन करता है, टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांटने का काम डिलिमिटेशन कमीशन का ही, ये बांटते हैं कि इतना एरिया होना चाहिए, इतना है, तो वो काम इन्हीं को दिया गया था। अब 1972 में क्या हुआ, 42nd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करा गया 1976 में। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करा गया 1966 में, जिसमें क्या कहा गया कि जो 1971 में सेंसस हुई थी जो 1971 में सेंसस हुई थी, आप पूछ रहे हो सर गैप कहाँ गया, 1971 में जो सेंसस हुई थी और उसके बेसिस पे जो सीट हमने लोकसभा में रख रखी है, वो सीट 2000 तक सेम की सेम रहेगी, कोई चेंज नहीं होगा उनमें, न इंक्रीज ना डिक्रीज, चाहे पॉपुलेशन इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो। मतलब अमेंडमेंट करके क्या सीट को बिल्कुल फ्रीज कर दिया कि अब इससे आगे आप ना बढ़ा सकते हो ना घटा सकते हो। कब तक, 2000 ईयर तक। ओके, उसके बाद क्या करा गया बच्चों, 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ओके, तो फिर 1972 में जब 1971 में सेंसस हुई और कहा गया कि चेंज कर दो, तो फिर 1976 में अमेंडमेंट करके 2000 तक, ईयर 2000 तक क्या कर दिया, सीट्स को बिल्कुल रोक दिया गया कि ना बढ़ाएंगे ना घटाएंगे। अब उसके बाद क्या हुआ, 2001 में सेंसस हुई।
जब 2001 में सेंसस हुई तो 2001 में एक और अमेंडमेंट करा गया, 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करा गया 2001 में, और उसमें कहा गया जो सीट्स है उसको 2026 तक क्या है सेम रखो, कोई चेंजेस मत करो। मतलब अभी भी 2026 तक अब कोई सीट्स में लोकसभा की सीट में ना इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा, ठीक है। तो 2026 तक ये बढ़ाएंगे। ये क्या था हमारा पूरा सीट्स का रीएडजस्टमेंट था आफ्टर एवरी सेंसस। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर बताएं। अब हम लोग आते हैं रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स इन लोकसभा। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर एससीज एंड एसटीज। ओके, अब जो रिजर्वेशन मिलता है वो किस बेसिस पे? पॉपुलेशन के बेसिस पे, ठीक है। पॉपुलेशन इन पर्टिकुलर स्टेट और यूटी, पर्टिकुलर स्टेट और यूटी में जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की कम्युनिटी है उनकी जो पॉपुलेशन उस बेसिस पे क्या है रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है, ठीक है। और इन सीट्स पे जो एससी एसटी के लिए रिजर्व हो जाएगी, मतलब उस सीट से वही पर्सन इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है जो शेड्यूल कास्ट को बिलोंग करता हो या शेड्यूल ट्राइब्स को बिलोंग करता हो। पर सर अब इनकी जो एससी एसटी की जो पॉपुलेशन है वो कौन से ईयर की मानी जाएगी? तो बच्चों 87th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 2003 में, उसमें कहा गया कि जो इस प्रोविजन को लेकर है वो 2001 की पॉपुलेशन को क्या माना जाएगा? बेस माना जाएगा। सेंसस 2001 में हुई थी, उसके अकॉर्डिंग एससी एसटी की जो डिफरेंट स्टेट में पॉपुलेशन है उसी बेसिस पे लोकसभा में रिजर्वेशन दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा लोकसभा में रिजर्वेशन है एससी एसटी के लिए, राज्यसभा में नहीं है, ठीक है बच्चों। राज्यसभा हम पढ़ेंगे जब हम और इस पर डील आउट करेंगे, ठीक है। अभी 8% लोकसभा में एससी की 87 सीट्स रिजर्व है और एसटी की 41 सीट्स रिजर्व है। टोटल मिला के 131 सीट्स एससी एसटी के लिए रिजर्व है लोकसभा में आउट ऑफ 543। ओके, अब ये मैंने लोकसभा के बारे में आपको सब कुछ जितने भी लोकसभा के बारे में डिटेल थी वो सब कुछ मैंने आपको बताई। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताता हूँ बेटा, जो छोटे फैक्ट्स हैं जो आपको जानने चाहिए, ठीक है। सबसे पहली बात, जो लोकसभा होती है उसको प्रिसाइड कौन करता है? प्रिसाइडेड बाय स्पीकर, ठीक है। प्रिसाइडेड बाय का मतलब क्या होता है? आपने अगर नहीं देखा होगा लोकसभा तो देखिएगा, कभी पूरी डिबेट होती है तो डिबेट को सुनने के लिए उस पर डिसीजन लेने के लिए बिल्कुल एक हेड में एक पर्सन को बिठाया जाता है जिसे हम लोग स्पीकर कहते हैं। ये स्पीकर उन 545 मेंबर्स में से एक होगा जो उसे वहां बिठाएंगे, ठीक है। इसका क्या प्रोसीजर होता है वो पूरा स्पीकर पे मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। मतलब ये प्रिसाइड करता है, सबकी बात सुनता है, बताता है सर अब आप बोलो, आप नहीं मैम अब आप बोलिए, ये डिसीजन है, जो भी है ये काम स्पीकर का काम पहला है। दूसरी बात, लोकसभा का टेन्योर कितना रहेगा? 5 साल का रहेगा। कितना का? 5 ईयर्स। 5 ईयर्स बाद लोकसभा क्या है पूरी खत्म हो जाएगी, जितने भी लोग हैं वो सारे उनका टेन्योर खत्म कंप्लीट हो जाएगा। जो पर्सन है इसमें जितने भी मेंबर्स हैं, मेंबर्स कहिए या रिप्रेजेंटेटिव जो जीत कर आए, जिनको आपने वोट दिया और जो जीत के आए उनको हम लोग क्या कहते हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। क्या कहते हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। हमेशा ध्यान रखिएगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपीज कहते हैं। क्या कहते हैं? एमपीज कहते हैं बच्चों, ठीक है। लोकसभा एक डिसॉल्व्ड हाउस है। कौन सा हाउस है? डिसॉल्व्ड हाउस है। डिसॉल्व्ड हाउस का मतलब क्या होता है आगे हम लोग पढ़ेंगे। राज्यसभा डिसॉल्व नहीं है पर लोकसभा डिसॉल्व है। डिसॉल्व का मतलब क्या होता है? जितनी भी सीट्स है लोकसभा की 545 है, इन जितने भी पर्सन इन सबका टेन्योर एक साथ खत्म होगा। सबके इलेक्शन सारे टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्शन एक साथ होंगे, मतलब 5 साल के बाद होंगे। मतलब लोकसभा पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाएगी। राज्यसभा में क्या होता है हर 2 साल में 1/3% रिटायर होते हैं, उनके सबके इलेक्शन एक साथ नहीं होते। यहाँ पे सबके इलेक्शन एक साथ होते हैं, इसलिए क्या है? डिसॉल्व्ड। ओके, इलेक्शन कौन कंडक्ट करता है? लोकसभा के जो इलेक्शन है वो कौन कराएगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराएगा बच्चों। कौन कराएगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, ये इलेक्शन कराएगा। वोटिंग बिहेवियर क्या रहेगा? कैसा वोटिंग मेथड क्या रहेगा? वोटिंग मेथड रहेगा बेटा फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम क्या होता है भाई? आप लोग वोट डालोगे जैसे हम लोग डालते हैं, वोट डालोगे और जो पर्सन अगर 3 कैंडिडेट खड़े हुए जिसमें से जिसको सबसे ज्यादा वोट मिल गया वो जीत गया, चाहे दूसरे से एक ही वोट ज्यादा क्यों मिला हो वो फिर भी जीत जाएगा। तो ये फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम आपका बच्चा होता है, ठीक है। ये आपके कहते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने बता दी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि पूरे इंडिया में जितने भी इलेक्शन होते हैं वो सारे कंडक्ट कराती है। लोकसभा के इलेक्शन भी यही कंडक्ट कराते हैं। अब
कुछ 3-4 आर्टिकल्स बता रहा हूँ आप लोगों को, जिनके जितने भी आज का हमने लोकसभा का पढ़ा उससे रिलेटेड है बच्चों। ठीक है, ये आर्टिकल्स मेरे उन भाई बहनों के लिए है जो किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। तो कंसर्न आर्टिकल्स देख लेते हैं आज के, कि हमने जो लोकसभा पढ़ा उसको कौन कौन से आर्टिकल्स कवर करते हैं। सबसे पहले जो बच्चा आर्टिकल कवर कर रहा है वो है 81। आर्टिकल 81 कहता है कॉम्पोजिशन ऑफ हाउस ऑफ पीपल। तो मैंने आपको बताया था कि संविधान ने लोकसभा का नाम हाउस ऑफ पीपल रखा था, लोकसभा 1954 में रखा गया है पहली बार। ओके, 81। देन 82 में आ जाते हैं। 82 कहता है रीएडजस्टमेंट होगा। मैंने आपको बताया था रीएडजस्टमेंट आफ्टर एवरी सेंसस, हर सेंसस के बाद होगा, और ये जिम्मेदारी किसको दी थी बच्चों? पार्लियामेंट को दी थी। उसके बाद हम लोग आते हैं 83 पे। 83 में ड्यूरेशन बताया गया है। ठीक है, ड्यूरेशन मतलब मैंने बताया 5 साल का ड्यूरेशन होगा लोकसभा का। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं 330 पे, जिसमें रिजर्वेशन है SC ST के लिए, कि रिजर्वेशन दिया जाएगा SC ST को लोकसभा में। ठीक है, ये है। उसका 331 पे आते हैं, जिसमें मैंने बोला था एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट करेंगे प्रेसिडेंट साहब। तो ये जो 5 आर्टिकल है आज के हमारे वीडियो लेक्चर से जुड़े हुए थे बच्चों। तो ये जितनी भी हमारी जानकारी थी लोकसभा से रिलेटेड, वो सारी जानकारी बच्चों मैंने आपको दी है। अब मैंने आपको पूरी मेहनत से पढ़ाया, पूरी लगन से पढ़ाया। अब आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करने में कोई कमी ना छोड़े, भरपूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करें। हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन करें, इंस्टा पे ज्वाइन करें, और तब तक के लिए स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। जय हिंद, जय भारत।